All right. Today we are going to discuss about the schizophrenia. आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूरोटिक डिसऑर्डर जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया. सो बेसिकली व्हाट आर दी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. जनरली स्पीकिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, जब हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट इज़ न्यूरोटिक एंड सेकंड इज़ साइकोटिक. तो हमें, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये स्टडी किया है कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स आर बेस्ड ऑन एंजाइटी. अगर किसी पर्सन को अंडरलाइंग एंजाइटी है, किसी चीज़ को लेके चिंता है, किसी सिचुएशन को लेके चिंता है, तो उसके ऊपर बेस्ड है हमारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर. एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स आर बेस्ड ऑन दी, वी कैन से, साइकोसिस. साइकोसिस में क्या होता है? देयर इज ब्रेक डाउन विद द रियलिटी से लिंक टूट जाता है. थिंकिंग एंड परसेप्शन इज ऑल्सो डिस्टर्ब्ड. मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है. तो वो सारे डिसऑर्डर जिसमें रियलिटी से लिंक टूट जाता है, पर्सन को ये पता नहीं चलता कि वो रियलिटी में जी रहा है या फिर किसी और दुनिया में जी रहा है, जिसके कारण उसकी लाइफ, उसके जॉब, उसके रिलेशनशिप, उसकी लाइफ जॉब रिलेशनशिप के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है. 6 मंथ तक ये जो सिम्टम है ये रहने चाहिए. उसी तरह उसी के अंडर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जिसको हॉलमार्क ऑफ दी साइकोटिक डिसऑर्डर्स, हॉलमार्क ऑफ दी मेंटल डिसऑर्डर्स बोला जाता है, वो है हमारा टॉपिक स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ माइंड और स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनैलिटी. तो ये जो हमने जनरल सी डिस्कशन की है, स्प्लिटिंग ऑफ माइंड, स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनैलिटी, स्प्लिट एसी की तरह आपने याद रखना है कि कुछ हिस्सा एसी का अंदर लगा होता है, कुछ हिस्सा एसी का बाहर लगा होता है. तो स्प्लिट एसी की तरह पर्सनैलिटी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है. स्प्लिट माइंड, स्प्लिट पर्सनैलिटी के अंडर पेशेंट का रियलिटी से लिंक जो है वो टूट जाता है. रियलिटी से लिंक टूट जाता है. इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल. उसके बाद उसकी थिंकिंग, परसेप्शन एंड मेमोरी के ऊपर भी असर पड़ता है. तो आज के लेक्चर में वी विल बी डिफाइनिंग स्किज़ोफ्रेनिया. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे स्किज़ोफ्रेनिया. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर दी वेरियस कॉजेज. ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी इतनी बड़ी, इतनी हॉलमार्क भयानक बीमारी को, मानसिक रोग को लीड करते हैं. देन कमिंग टू दी साइन एंड सिम्टम्स जो कि ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में एनक्लेक्स में पूछे जाते हैं. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. देन कमिंग टू दी ऑब्वियस, हमारा जो पार्ट है वो है इसका मैनेजमेंट दैट इज़ मेडिकल एंड नर्सिंग. ऑफ कोर्स हमारा कोर्स नर्सिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो हम इसके साथ भी डील करेंगे. इसके अलावा हम दूसरी वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दी स्किज़ोफ्रेनिया. ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि टाइप्स हो गया, ठीक है जी, मेडिकेशन हो गई. मेडिकेशन का ज़्यादा पार्ट हमने साइकोफार्माकोलॉजी में किया हुआ है. साइकोफार्माकोलॉजी की वीडियोस में साइकेट्रिक की जितनी भी मेडिसिन है उनके इफ़ेक्ट, उनके साइड इफ़ेक्ट, मोड ऑफ एक्शन हमने डिटेल में किए हुए हैं. ठीक है, यू कैन वॉच दैट वीडियोस ऑल्सो. टाइप्स है, मेडिकेशन हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, नर्सिंग, और कौन कौन सी ऐसी थेरेपीज़ हैं जिसके साथ स्किज़ोफ्रेनिया को जो है वो टैकल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है. इसके प्रोग्नोसिस के बारे में चर्चा करेंगे. तो इसका जो प्रोग्नोसिस है, आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहेगा उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं दे विल आस्क कि हमारे पेशेंट को जो मेडिसिन है इफ़ेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, हमारा पेशेंट कब तक ठीक हो जाएगा, हमारे पेशेंट को और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ये कब तक ठीक हो जाएगा. आपके पास इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं होगा. तो आपने जो है उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हुए ट्रीटमेंट को कंटिन्यूस करने के बारे में एजुकेट करना होता है. दैट इज़ इट.
और इसके अलावा जो है पूरी तरह जो है उसकी मेडिकेशन है, अदर थेरेपीज़ हैं, होम थेरेपी है, इंडिविजुअल थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है, मिलियो थेरेपी है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वो उसके बारे में पेशेंट के रिलेटिव्स को बताना होता है, क्योंकि मानसिक रोगियों में, मेंटल डिसऑर्डर्स में जो पेशेंट है वो उसको हम इन्वॉल्व तो कर सकते हैं बट श्योरिटी नहीं ले सकते। हमें रिलेटिव्स, हमें फैमिली मेम्बर्स और हमें जो है सोसाइटी की हेल्प मैक्सिमम लेनी पड़ती है। सो स्टार्टिंग विद दी बेसिक कंसेप्ट, इन द ईयर 1887, ठीक है, 1887 क्रैपलिन नाम के साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, क्रैपलिन एंड साइकोलॉजिस्ट ने, जो है एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, उन्होंने डिमेंशिया प्रीकॉक्स का टर्म दिया। डिमेंशिया, उनको लगा कि पेशेंट जो है वो हमारा डिमेंशिया है, लॉस ऑफ मेमोरी है, तो इसको स्किज़ोफ्रेनिया हम बोल देते हैं। इन द ईयर 1887 में क्या हुआ कि हमारे जो है एमिल क्रैपलिन, उन्होंने इसको नाम दिया डिमेंशिया प्रीकॉक्स। देन इन द ईयर 19, याद रखना है, इन द ईयर 1912 और 1911 मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इस हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, स्विस साइकेट्रिस्ट ये थे यूजन ब्लूलर, ठीक है, ब्लूलर, BLEULER, ब्लूलर। इन्होंने पहली बार इस टर्म का नाम दिया, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। तो इन्होंने पहली बार, यूजन ब्लूलर ने स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दिया। कई बुक्स में 1911 है, कई बुक्स में 1912 भी लिखा हुआ है। तो जिसका वर्ड है स्प्लिट माइंड, स्प्लिट पर्सनैलिटी, स्कीजो मीन्स स्प्लिट एंड फ्रेनिया मीन्स माइंड। स्प्लिट माइंड, स्प्लिट पर्सनैलिटी, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि स्कीजोफ्रेनिया जो है सबसे बड़ा मानसिक रोग है, साइकोटिक डिसऑर्डर है। ज़्यादातर वाइवा में ये पूछा जाता है कि स्कीजोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर है या फिर न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। तो साइकोटिक डिसऑर्डर के अंडर सबसे बड़ी डिजीज़ है हमारा स्कीजोफ्रेनिया, विच मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ माइंड एंड पर्सनैलिटी। उसके बाद यूजन ब्लूलर के बाद, ठीक है, एक हमारे साइकेट्रिस्ट हैं कर्ट श्नाइडर ने क्या किया? कर्ट श्नाइडर ने, आपने याद रखना है, इनके कर्ट श्नाइडर के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। कर्ट श्नाइडर ने क्या किया? ही फोकस्ड ऑन दी रोल ऑफ, और वी कैन से एम्फेसाइज ऑन दी साइकोटिक सिम्टम। तो जैसे हमने अभी बोला कि हमारा जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, रियलिटी से लिंक टूट जाता है, मेमोरी डिस्टर्ब रहती है और हमारा परसेप्शन पेशेंट का डिस्टर्ब हो जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ माइंड एंड पर्सनैलिटी। तो कर्ट श्नाइडर ने हमारे साइकोटिक सिम्टम्स किसके ऊपर फोकस किया? साइकोटिक सिम्टम्स, साइकोटिक साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर फोकस किया। कौन कौन से साइकोटिक सिम्टम्स थे? तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है, सबसे पहले हमारे हेलुसिनेशन आते हैं, जिसमें क्या है कि स्टिमुलाई 5 सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने वाली स्टिमुलाई, एनर्जी, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन प्रेजेंट नहीं होता, बट पेशेंट को जो है वो फील होता है, ठीक है, हेलुसिनेशन प्रेजेंट है। देन डिल्यूजन के बारे में आपने याद रखना है, डिल्यूजन यानी कि डी फॉर डिल्यूजन और डी फॉर टीठ पुलेखे, यानी कि भ्रम होना, बुलेखा पड़ना, ठीक है, वी कैन से डी फॉर डिल्यूजन, डी फॉर डीठ। हम बोलते हैं ना कि पर्सन बड़ा डीठ है, ठीक है, इसको कितना मर्जी डांटते रहो, शरारतें कर रहा है बच्चा, हम उसको बोलते हैं कि डीठ है, इसको जितना मर्जी पनिशमेंट दे दो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। डी फॉर डिल्यूजन, डी फॉर डीठ। ऐसे भ्रम, ऐसे जो हैं बातें, ऐसे आइडियाज़ जो पर्सन के माइंड के अंदर, पर्सन के जो है पर्सनैलिटी का ऐसा पार्ट होते हैं जो उसकी पढ़ाई लिखाई और कल्चर के साथ जुड़े नहीं होते, डिल्यूजन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अल्यूज़न भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है जी, अल्यूज़न भी प्रेजेंट हो सकता है, ओके। और हमने देखा कि हेलुसिनेशन, डिल्यूज़न जो है इनको फर्स्ट रैंक, इन दोनों को क्या बोला जाता है? इन दोनों को बोला जाता है फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, ठीक है, फर्स्ट रैंक साइन एंड सिम्टम्स। तो किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट, किसी भी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट
के अंदर अगर हेलुसिनेशन प्रेजेंट है, डिल्यूजन प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं कर्ट श्नाइडर फर्स्ट रैंक साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट रैंक साइन एंड सिम्टम ऑफ कर्ट श्नाइडर, ये आपने वाइवा के रिलेटेड भी याद रखना है। ठीक है, जैसे जैसे हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो आपने ये भी याद रखना है कि ये टॉपिक जो है वाइवा में पूछे जाते हैं। वाइवा में आपके मार्क्स जो है बेस्ट आएंगे, सबसे अच्छे आएंगे अगर आप एक अलग कॉपी की बैक साइड पे नोट्स बना लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं आप डिस्कस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो अच्छे मार्क्स के साथ आपके मार्क्स बूस्ट तो होंगे ही होंगे, मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या स्टडी किया, लेट्स हैव ए शॉर्ट रिवीजन। इट इज़ ए साइकोटिक डिसऑर्डर। इसके दो बड़े, कर्ट श्नाइडर के अकॉर्डिंग दो बड़े कौन से वो हैं हमारे साइन एंड सिम्टम, दैट इज हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। तो बेसिकली व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर एंड द एसेंशियल साइन एंड सिम्टम इंक्लूड, वी कैन से हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। तो जब इसकी बात करते हैं हम एपिडेमियोलॉजी की, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं, तो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को एपिडेमियोलॉजी जो है पूछ लेते हैं, एपिडेमियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। बेशक ये हायर क्लासेस का टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी, डिजीज़ कितनी प्रिवेलेंट है, समाज में कितनी प्रेजेंट है, कौन कौन से एज फैक्टर को ये जो है अफेक्ट करती है। बट जीएनएम वाले स्टूडेंट भी अगर इसको लिखते हैं एपिडेमियोलॉजी को, तो उनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे जो हैं आ सकते हैं। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी के अंडर बात करेंगे, यानी कि बीमारी जो है वो कितनी प्रिवेलेंट है, कितनी पाई जा रही है। तो सबसे पहले है रेयर इन चिल्ड्रन। ठीक है, रेयर इन चिल्ड्रन, हमारा स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो बच्चों में बहुत ही रेयर पाया जाता है, इट इज़ वेरी रेयर इन चिल्ड्रन। और नेक्स्ट है इट इज़ कॉमनली प्रेजेंट और अकर, कॉमनली प्रेजेंट एंड अकर इन द एज ग्रुप फॉर 15 to 45 ईयर्स। 15 से लेके 45 साल की जो उम्र है, 15 से लेके 45 साल की जो उम्र है, इसमें स्किज़ोफ्रेनिया मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसके पीक की। ठीक है, पीक है जो इसका, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से एज ग्रुप में पाया जाता है, तो दैट इज़ 30 ईयर्स। 30 साल का जो एज ग्रुप है ये पाया जाता है। एंड पीक इज़ फॉर द मैन। ठीक है, अगर हम मेल्स की बात करें तो इट इज़ 15 to 25 ईयर्स, 15 to 25 ईयर्स में पीक है। और जब हम बात करते हैं फीमेल्स की, इट इज़ 25 to यस 35 ईयर्स। ठीक है, फीमेल्स की बात करते हैं तो उनमें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आने के आसार जो हैं वो किस एज ग्रुप में है, फीमेल्स में 25 to 35 ईयर्स और मेल्स में है 15 to 25 ईयर्स। एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट, एक एक बात, एक एक फैक्ट पॉइंट आपको जब तक क्लियर नहीं होगा आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ये बात आपने दिमाग में बिठानी है, समझनी है कि एपिडेमियोलॉजी में क्या है, इट इज़ रेयर इन चिल्ड्रन एंड एज फैक्टर कौन सा है 15 to 45। और पीक कब आ रहा है, पीक आ रहा है हमारा 32 जो ईयर्स में, और मेल्स में 15 से 25 साल और हमारे फीमेल्स में 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। ओके, इसके बाद हमारी जो एपिडेमियोलॉजी है, इसके बाद जो हमारी डिजीज़ की स्टडी है वो क्या कहती है, सोशो इकोनॉमिक क्लास। जो हमारा स्किज़ोफ्रेनिया है ये किन को अफेक्ट कर रहा है, सोशो इकोनॉमिक क्लास का मतलब है क्या ये पुअर पीपल में प्रेजेंट है, क्या ये अमीरों की बीमारी है। ठीक है, तो इट इज़ कॉमनली प्रेजेंट इन लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ये बीमारी जो है बच्चों वो ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, लो स्टेटस में ज़्यादा पाई जाती है। इसके कारण क्या है, इसके लॉजिक क्या है, इसका रीज़न क्या है, क्यों हमारे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जिनका लो है उसमें ये मानसिक रोग पाया जाता है। उसका मेन रीज़न है पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी, जब किसी के अरमान पूरे नहीं होंगे, जब किसी के शौक़ पूरे नहीं होंगे, बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं होंगी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, अच्छा घर नहीं मिल पा रहा है, अच्छी इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रही है, उसके कारण, पॉवर्टी के कारण कई सारी जो और दिक्कत है, जो बैरियर्स है लाइफ की ग्रोथ में, वो कम हो जाती हैं।
ठीक है जी, पॉवर्टी है और लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, समाज इनको रिस्पेक्ट नहीं देता। ठीक है, अब आप अपने आसपास ही देख लो, गरीबों को कितनी की रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, उसको बोला जाता है कि आप तो ये तो वैसे ही है, ये बेचारा गरीब है, उसको उसकी सेल्फ इमेज अपने आप के प्रति कम होने शुरू हो जाती है कि शायद मेरी लाइफ में ऐसा ही है। उसका अपनी सेल्फ इमेज उसकी जो है वो डाउन हो जाती है कि यार शायद मेरी लाइफ में ऐसा ही है, मेरी लाइफ ऐसी चलेगी, हम गरीब ही पैदा हुए हैं, गरीब ही मर जाएंगे, जिसके कारण हमें हमारा जन्म बेकार ही हुआ है, इससे बेटर है कि हम तो मर ही जाएं, हमारा जन्म जो है हुआ ना हुआ एक जैसा ही है। तो पॉवर्टी जो है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को जन्म देती है। पॉवर्टी के कारण लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ बेसिक लाइफ नीड्स जो हैं प्रेजेंट हैं, जिसके कारण हमारे पेशेंट के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, पेशेंट के अंदर जो है इंडिविजुअल के अंदर साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर मार्क्ड बाय हेलुसिनेशन, अल्यूजन एंड डिल्यूजन, दो बड़े कर्ट श्नाइडर के जो हैं साइन एंड सिम्टम डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन आपने याद रखने हैं। इसके अलावा हमारा जो पेशेंट है उसमें मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, ओके, मूड, परसेप्शन, यानी कि उसका नज़रिया। अब देखो ना, गरीब पर्सन है, उसका नज़रिया लाइफ के प्रति क्या होगा, क्या रवैया होगा उसका? ऑब्वियस है, बेकार रवैया होगा, लो ग्रेड का रवैया होगा। उसको लगेगा कि हमारा तो जन्म वैसे ही बेकार हुआ है, भगवान ने हमारी किस्मत में ऐसे क्यों लिखा है। ठीक है, काश हमारी लाइफ में ऐसे होता, काश हमारी लाइफ में वैसे होता। तो पर्सन का नज़रिया ड्रग एडिक्शन की तरफ जा सकता है, पेशेंट का नज़रिया सुसाइड की तरफ जा सकता है। तो ये जो है परसेप्शन डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर। अब कभी उसका मूड बहुत अच्छा है, आज उसको 4 पैसे मिल गए, उसकी कमाई हो गई, तो उसको मूड उसका अच्छा है, तो उसके सिम्टम कम हो सकते हैं। जब गरीबी घर पे है, पॉवर्टी है, तो वापस ये सिम्टम्स आ सकते हैं। मेमोरी, इरिटेशन के कारण कभी मेमोरी अच्छी है, कभी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ रहा है, इरिटेटेड मूड के कारण मेमोरी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमने देखा कि डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन आर दी मेन साइन एंड सिम्टम्स, वेयर एज मेमोरी इज ऑल्सो डिस्टर्ब्ड, मूड इज ऑल्सो डिस्टर्ब्ड एंड perception is also disturbed. Is it clear? To everybody? Schizophrenia is a mental disorder marked by disintegration of thought process. एक और चीज़ आपने याद रखनी है, thought process, यानी कि उसकी सोचने की जो शक्ति है, उसकी जो कैपेसिटी है सोचने की, इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, थॉट प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, पॉवर्टी है, समाज में किसी को लो कास्ट के कारण उसको बोला जा रहा है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, देखने में सुंदर नहीं है, फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, उसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छा एंटरटेनमेंट नहीं है, अच्छी डाइट नहीं वो ले पा रहा, लाइफ को एंजॉय करने के साधन नहीं है। तो कई सारे कारण जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को लीड कर सकते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, मेरे को याद आ गया, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। क्यों होगी इमोशनल डिस्टर्बेंस? ठीक है जी, अब आपके बचपन में चलते हैं, जैसे ही आपके पास पॉकेट मनी अच्छी होती थी तो आपका मूड, आपका बिहेवियर क्या होता था? रिस्पॉन्सिव होता था। आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते थे भी चलो यार पार्टी करते हैं, मेरा बर्थडे है। बट जैसे ही घर से पैसे कम मिले, आपने देखा कि आपका इमोशनल रिस्पॉन्सिव बिहेवियर कैसा था? लो था। आप शायद उस दिन सैड फील कर रहे थे, आप शायद उस दिन ये फील कर रहे थे कि शायद घर पे प्रॉब्लम है इसीलिए पैसे कम मिल रहे हैं। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है जी, तो अब तक हमने देखा इसकी एपिडेमियोलॉजी के अंडर हमने देखा इट इज़ कॉमनली प्रेजेंट इन द मेल एंड फीमेल बट वेरी रेयर इन द चिल्ड्रन। इसके अलावा हमने देखा कौन कौन से अदर सिम्टम्स जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के एपिडेमियोलॉजी के अंडर शो होते हैं। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी के अंडर शो हो रहे हैं, और ये जो है बीमारी हमारी चिल्ड्रन में काफ़ी रेयर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया इज़ नॉट ए सिंगल डिजीज़ ऑफ ब्रेन। कई लोगों के दिमाग में, कई रिसर्चर्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ है कि शायद जो हमारा
स्किज़ोफ्रेनिया है, ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन डिसऑर्डर है। हाँ, ये भी ठीक है कि ब्रेन डिसऑर्डर है। जब हम रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, व्हेन वी विल बी स्टडिंग रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन, डोपामिन के रोल के बारे में बात करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन, ठीक है जी, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, ब्रेन डिसऑर्डर है, हेड इंजरी हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन है, ब्रेन इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस, एंसेफलाइटिस, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक, लैक ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ब्रेन टिश्यू कैन लीड टू स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स और कैन इफेक्ट द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर इसका असर पड़ेगा, ठीक है, ये हमने देखा। बट इसके कारण कई सारे जो हैं वो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, थॉट प्रोसेस इफेक्ट होगा, थिंकिंग इफेक्ट हो सकती है, ठीक है जी, ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है, मेमोरी, याददाश्त के ऊपर असर पड़ सकता है। या फिर एक बात और हम कह सकते हैं, एक बात और कह सकते हैं कि इनके कारण जैसे ही मेमोरी कम होनी शुरू हो गई, ठीक है, तो मेमोरी कम होने के कारण पर्सन का बिहेवियर इरिटेटेड रहना शुरू हो सकता है। इरिटेटेड मूड के कारण भी धीरे धीरे ब्रेन के ऊपर असर पड़ना शुरू हो सकता है, विच कैन लीड टू मेंटल डिसऑर्डर लाइक स्किज़ोफ्रेनिया। यानी ब्रेन के कारण ये सब हो सकते हैं, इन सभी की डिस्टर्बेंस के कारण ब्रेन के ऊपर असर पड़ सकता है। तो हमने इन द बीएससी फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, हमने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी में पढ़ा था कि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, इंटर रिलेटेड है। तो मेमोरी के अंडर ही प्रेजेंट है हमारे प्री ऑक्यूपाइड आइडियाज़, ठीक है, प्री ऑक्यूपाइड आइडियाज़। अब किसी पर्सन का ये ब्रेन है जी, इसके अंडर एक्सपीरियंस जमे लाइफ में, आपके भी जो हैं पॉजिटिव एक्सपीरियंस और आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके ब्रेन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका किसी लाइफ के अपने लाइफ में आपका एक फ्रेंड था, देयर वाज ए फ्रेंड ऑफ यू, उसने आपकी हेल्प की, देखने में बोलने में वो थोड़ा सा गुस्से वाला है, बट वो आपको सीधा सीधा आपकी जो कमियां हैं वो आपके फेस के ऊपर बता देता है कि भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है, ठीक है, माइंड मत करना, तुम ऐसे हो और ऐसे नहीं हो, ठीक है जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट ये जो चीज़ें हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आपके लिए तो एक्सपीरियंस बन गया। अब आप आगे फ्यूचर में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने चीट फील किया लाइफ में चीटेड फील किया, तो वो आगे से अपना जो नज़रिया है वो चेंज करेगा, प्री ऑक्यूपाइड हो जाएगा। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है पहले से ही किसी बात को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के कारण देखना, पहले से ही अपने माइंड में कुछ जमा है आपने कुछ धक्के खा के देखे हैं, आपका एक्सपीरियंस बन गया, अब आप उसी नज़रिए से दुनिया को देख रहे हो, आपकी थॉट के ऊपर असर पड़ रहा है, आपकी थिंकिंग के ऊपर असर पड़ रहा है, आपके जो पुराने इनर एक्सपीरियंस हैं उनके कारण आपकी जो है सोशल लाइफ के ऊपर असर पड़ रहा है, ठीक है, सोशल लाइफ के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है जी। मान लीजिए स्कूल में आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आपको अच्छे टीचर नहीं मिले, हार्श टीचर मिले हैं, पनिशमेंट देने वाले टीचर मिले हैं, तो उसका नज़रिया, उसका एक्सपीरियंस आप किस में शो कर रहे हो, आप कॉलेज वाली लाइफ में भी शो कर रहे हो, ठीक है। कॉलेज लाइफ में भी पर्सन थोड़ा सा टीचर्स के प्रति जो हमारा फोबिया है, डर है, वो लेके घूम रहा है, ठीक है, कॉलेज की लाइफ में भी वो फोबिया, वो डर लेके जो है पर्सन घूम रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाती है, मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको डिल्यूजन प्रेजेंट है, उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन हमने पढ़ा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हमने बीएससी साइकोलॉजी में ही पढ़ रखा है, ठीक है, उसके में आप वीडियो देख सकते हो। हमारे जो है टॉपिक हैं हेलुसिनेशन के रिगार्डिंग, ऑडिटरी हेलुसिनेशन अटेंशन के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे जो हैं क्या बोलते हैं डिल्यूजन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है, विजुअल हेलुसिनेशन, नोट कर लीजिए, ऑडिटरी, विजुअल, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी रिलेटेड टू क्रेनियल नर्व नंबर 1, ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 1 के साथ जुड़े हुए हैं ऑल्फैक्टरी
जो है ऑल्फैक्टरी नर्व है उसके साथ ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। तो कई सारे जो हैं वो डिसऑर्डर्स के साइन एंड सिम्टम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो कोई एक, हम कहें कि एक साइन एंड सिम्टम है, ठीक है, उसका कोई एक रीज़न है। जैसे ही आप पेशेंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, मेंटली उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री, रिलेटिव हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, कोई उसकी मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम तो नहीं रही, उसकी लाइफ कैसी रही है, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, उसकी डिलीवरी कैसे हुई है, तो आप काफ़ी कुछ देखेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है सिंगल हैंड कॉज नहीं होता। स्किज़ोफ्रेनिया को कई सारे फैक्टर्स लीड करते हैं, कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो लीड करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर दी कॉजेज ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। तो व्हाट आर दी कॉजेज, ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं, वो तो था हमारा टॉपिक एपिडेमियोलॉजी। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। सो लेट्स हैव सम शॉर्ट ब्रेक।